स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक है वसंत वसंत से हम आज प्रथम कविता करेंगे। ठीक है। जो प्रथम कविता आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित जो कविता ध्वनि, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक निकालकर साथ में पेन पेंसिल साथ में रखना। ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में जानेंगे, इनका कवि परिचय जानेंगे। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण निराला नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता राम साई त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गड़ाकोला के निवासी थे और तत्कालीन रियासत महिषादल में कोषाध्यक्ष थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी अधिकांश शिक्षा घर पर हुई। पिता की पुत्री की याद में इन्होंने शोक गीत लिखा। महादेवी वर्मा ने इन्हें साहित्यकार संसद में रखा, किंतु वे वहां भी नहीं रहे। धीरे धीरे इनका शरीर बीमारियों से जर्जर हो गया और 15 अगस्त 1961 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। ये जो महान साहित्यकार हिंदी साहित्य जगत में रहे हैं निराला जी, इनके लिए इनका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन इनका संघर्षों से व्यतीत रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये 3 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। फिर कुछ वर्षों बाद इनके पिताजी भी चल बसे और अल्प आयु में ही इनकी शादी हो गई थी, यानी कम उम्र में इनकी शादी हो गई। और शादी के कुछ वर्षों बाद इनके पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर इस तरह से इनकी पुत्री की भी मृत्यु हो गई, जिसका नाम, जो ये इनकी पुत्री थी, इन्होंने अपनी पुत्री की याद में शोक गीत भी लिखे हैं। और इस तरह से कवि निराला जी के ऊपर तरह तरह की जो कवि निराला जी के ऊपर जो तरह तरह की कवि निराला को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक रूप से तो ये पहले से ही कमजोर थे और मानसिक रूप से इनके परिवार की में जो इस तरह से 4-5 ये लगातार जो मृत्यु हुई, इस तरह से मानसिक रूप से इन्हें कमजोर कर दिया गया। ये जो 4-5 मृत्यु हुई, चाहे इनकी माता जी की मृत्यु हुई, चाहे पिताजी की मृत्यु हुई, या पत्नी की मृत्यु हुई, या बेटी की मृत्यु हुई। ठीक है। और कवि निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के लिए भी जाने जाते हैं। मुक्तक छंद की अगर शुरुआत की है तो कवि निराला जी ने ही की है। कवि निराला जी ही इसकी देन माने जाते हैं मुक्तक छंद की। और कवि निराला जी ऐसे महान साहित्यकार रहे हैं, ये जब भी कोई भी सभा होती, कोई भी सेमिनार होता, तो उसमें ये क्या करते थे, ये सफेद रंग के कपड़े डाल के जाया करते थे, यानी कुर्ता और धोती डाल के जाया करते थे। और इनकी एक और खासियत रही है कि ये हिंदी साहित्य में इनको जो नाम है, इनको एक उपाधि मिली निराला के नाम से। वास्तव में तो इनका सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था और ये ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है। और निराला इन्हें एक निक नेम दिया गया। और ये जब भी कोई किसी भी सेमिनार या किसी भी साहित्यकार से मिलने के लिए जाते तो अपने बालों में ये परफ्यूम लगा के जाया करते थे। इन्होंने अपना आजीवन क्या किया, अपना इनका जो जीवन था पूरा का पूरा संघर्ष में रहा, यानी कि आजीवन इन्होंने संघर्षों से अपना जीवन
व्यतीत किया है, पूरा का पूरा जीवन संघर्षों में व्यतीत किया है। इनकी कुछ जो रचनाएं हैं और वो देखिए आप, जैसे अनामिका है, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अपराधना, अर्चना। और निराला जी ने अत्यंत उदार, स्वाभिमानी और अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी और त्यागी व्यक्ति माने गए हैं, त्यागी साहित्यकार माने गए। ठीक है, इन्होंने ये अगर देखे हिंदी साहित्य में निराला जी के संदर्भ में अगर थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो हिंदी साहित्य जगत को विद्वान लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो दौर है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना गया। 1375 ईस्वी से और 1700 ईस्वी तक का जो टाइम है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। फिर 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो दौर है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। और 1900 ईस्वी से अब तक यानी कि एट प्रेजेंट टाइम, इस दौर को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और इस आधुनिक काल को भी विद्वान लोगों ने 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भागों में, 6 भागों में कौन कौन से 6 भाग हैं वो जान लीजिएगा। 1850 से और 1900 ईस्वी तक का जो दौर है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर के भाव, टके शेर खाजा। ठीक है, चना चबावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं भारतेंदु जी। इसके बाद 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो दौर रहा है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक रहे हैं। और जो 1918 से 1936 का जो दौर है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सम्मिलित हैं। यानी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से वो ये बात है कि कवि निराला जी हिंदी साहित्य जगत में कौन से दौर में आते हैं? छायावाद के दौर में, छायावाद दौर में, जिसका समय है 1918 से 1936 तक का। और इस दौर में 4 महान कवि हुए जो प्रकृति प्रेमी भी थे, जिन्होंने समाज में जो शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग की आवाज को भी उठाने का काम किया है, उनके अंदर उत्साह, उमंग, जोश भरने का काम किया है। ठीक है, इसमें जैसे निराला जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए और माँ देवी वर्मा। ये चकोड़ी हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के दौर में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। और 1936 से 1943 यानी कि 43, ये जो दौर है ये प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और 1943 से 1951 तक का जो दौर है ये जो दौर था ये प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। और 1951 के बाद का जो दौर शुरू होता है वो नई कविता का दौर शुरू होता है, नई कविता का। अब जो मैंने आपको इसमें बात बतानी थी वो कवि निराला जी से संबंधित थी। 1918 से 1936 तक का जो दौर था वो किस नाम से जाना गया है हिंदी साहित्य जगत में? छायावाद के नाम से। और इसी दौर में के कवि रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस दौर में इन्होंने शोषित वर्ग के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में, सामाजिक, राजनीतिक जैसी भी इन्हें समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा, प्रत्यक्ष रूप में जैसा भी इन्होंने महसूस किया, उन सभी को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया। ठीक है भाई। अब इस कविता का सारांश जान लीजिएगा। इस कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को दर्शाया गया है। कवि ऐसा मानते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे
वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत रूपी बालक का आगमन हुआ। जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, एक राजकुमार होता है, एक छोटा सा बालक होता है, उस बालक के समान कवि के मन में वसंत रूपी बालक का आगमन हुआ है। यानी कि इस कविता में वसंत ऋतु के संदर्भ में बताया कवि ने। ठीक है, टोटल ये बात है। आगे देखिए, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही कवि के जीवन में भी परिवर्तन आता है। और कवि ऐसा कहते हैं कि उनके जीवन में एक नई आशा प्राप्त होती है उन्हें, और उस नई आशा के माध्यम से उसे कवि को यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और कवि बताते हैं कि वो सोई हुई सुंदर कलियों को अपने हाथों से, नरम नरम हाथों से स्पर्श करके उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। अर्थात जीवन में नए नए कार्य को करने के लिए कवि लोगों को क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। और जिस तरह से फूलों के अंदर जो आलस्य छिपा हुआ होता है, कवि उस आलस्य को दूर करके, उस आलस्य को कवि दूर करना चाहते हैं और उन्हें उस आलस्य को दूर कर कर उन्हें जागरूक और एक्टिव, सचेत करना चाहते हैं। अर्थात अपने आप को प्रत्येक कार्य हेतु सक्रिय बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में भी नए प्राणों का संचार कर निराशा और बाधा और आलस्य और प्रमाद को दूर भगाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि मेरा अंत अभी बहुत दूर है और वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्राण भेंट करना चाहते हैं और वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन की जो चमक है, अपने जीवन का जो आनंद है, अपने जीवन की जो उसके जीवन की कर्तव्य भावना है, उस कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। ये कवि का इस कविता के माध्यम से संदेश है और यही कविता का सारांश है। ठीक है भाई, तो अब कविता की व्याख्या देखिए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब ये पंक्तियां हैं। अब जो कठिन शब्द दिए गए हैं, एक बार कठिन शब्दों की ओर देखिए आप। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ यानी कि आलस्य, लालसा कुछ पाने की चाह या अभिलाषा या इच्छा। ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए आपकी पुस्तक में। इसके अतिरिक्त जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ आपको बताते जाएंगे और आप अपनी पुस्तक पर लिखते जाना। ठीक है भाई, देखिए। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। अभी अभी जो शब्द है, ये अभी अभी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किधर होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो जाए, लगातार 2 बार आ जाए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इस तरह से इस पंक्ति में अभी जो शब्द है 2 बार प्रयोग हो गया लगातार रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मेरे वन में मृदुल वसंत, अब मृदुल रूपी वसंत, और जब भी रूपी शब्द का प्रयोग हो जाए अनुवाद करते समय, तो ये सोच लीजिएगा रूपक अलंकार है। यानी कि कवि के जो हृदय है उसने किसका रूप धारण कर लिया है? वसंत का। मैंने उपयुक्त पंक्तियों में भी बताया था आपको
कि उनका जो जीवन है वो सुकुमार शिशु के समान है, और लेकिन उसमें क्या हो गया, उन्होंने एक किसका, उसके जीवन में किसका आगमन हो चुका है, एक वसंत रूपी बालक का आगमन हो चुका है। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, इसमें अलंकार हो गया आपका रूपक अलंकार। कलिया कोमल, कलियां कोमल, अब कलियां कोमल में अनुप्रास अलंकार की छटा है। क्यों है अनुप्रास अलंकार की छटा, क्योंकि यहां पर क्या, को वर्ण की आवृत्ति बार बार है, को, कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार है, को। ठीक है, यानी कि जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो जाती है, या तो लगातार हो जाए, या मध्य में हो जाए, या अंत में आ जाए, बीच में आ जाए, या अंत में आ जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए ये तो अलंकार विद्यमान है इन काव्य पंक्तियों में। जो अगर बोली की बात की जाए तो इस पूरे काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया कवि ने। कौन सी बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। मेरा अंत, यानी कि मेरा अंत से अभिप्राय है कवि के जीवन की समाप्ति से। मेरा अंत से अभिप्राय क्या है, कवि के जीवन की समाप्ति से। वन, वन का मतलब है जंगल, यानी कि जीवन रूपी वन, जीवन रूपी वन। ठीक है, मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, मृदुल का मतलब क्या होता है, कोमल। वसंत, वसंत एक ऋतु है। ठीक है, पात, पात का मतलब होता है पत्ते, पात का मतलब क्या है, पत्ते। हरे हरे, हरे हरे में भी कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है हरे हरे में भी। हरे हरे में भी कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, कोमल, कोमल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक या सुकुमार भी लिख सकते हैं। गात, गात का मतलब है शरीर। सौपन, सपने। निद्रित, निद्रित होता है निद्रा में, नींद में, सोई हुई। प्रत्युष, प्रत्युष होता है प्रातः काल या आशा। मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला, खुश करने वाला, यानी कि सुंदर। ठीक है, ये कठिन शब्द है। अब देखिए व्याख्या जान लीजिएगा। अब सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रसंग की बात करें, प्रसंग की बात, मान लो प्रसंग पूछा जाए आपसे, पहली बात तो पूछा नहीं जाता, सीबीएसई में प्रसंग, हरियाणा बोर्ड में प्रसंग से संबंधित बातें पूछी जाती है। अगर प्रसंग की बात करें तो हमें प्रसंग के संदर्भ में क्या क्या बातें बतानी होती है। एक तो कविता का नाम, दूसरा कवि का नाम, तीसरा, तीसरी जो बात है इसमें इन पंक्तियों में जो पंक्तियां, जिन पंक्तियों का प्रसंग पूछा गया है तो उसमें हमें क्या बताना होता है, उसमें जो संदेश कवि देना चाहता है उन पंक्तियों के माध्यम से, जो कुछ उन पंक्तियों में बताया है उसका सारांश बताना होता है। ठीक है, ये तीन बातें बतानी होती है। अब देखिए प्रसंग जान लीजिएगा इन पंक्तियों का, कि ये प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियां हमारी ऐसे लिखेंगे हम, अगर प्रसंग लिखना पड़ जाए तो हमें, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कविता का नाम भी आ गया, पुस्तक का नाम आ गया और कवि का नाम आ गया। आगे देखिए, इस कविता में कवि ने निराश हताश जीवन में खुशियां भरने की बात की है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। कवि ने यहाँ अपनी आशावादिता और लोक कल्याण की भावना को उजागर किया है। ये प्रसंग लिखेंगे हम। ठीक है, ये बात आई समझ। अब व्याख्या की बात करते हैं। अगर हम इस काव्यांश को विभाजित करें प्रसंग में, यानी कि सर्वप्रथम शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद व्याख्या और व्याख्या के बाद विशेष,
विशेष मैंने आपको बता ही दिया। विशेष में जो ये बादशाली होती है, ठीक है, ये दो तरह का होता है विशेष भी, ठीक है। ये कभी आपको मौका मिलेगा तो बताऊंगा, या अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो विशेष में हमें क्या क्या अलंकार, रस, छंद, गुण, ये सभी बातें बतानी होती है, ठीक है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? वीर रस। कौन सा रस विद्यमान है? वीर, ठीक है। जोश बढ़ने की बात है, और वीर के अतिरिक्त शांत रस विद्यमान, ठीक है। चलिए व्याख्या सुन लीजिएगा अब। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत ही आया है। किसका आगमन हुआ है उसके जीवन में? कवि के जीवन में किसका आगमन हुआ है? सुकुमार शिशु का। किसका आगमन हुआ है? सुकुमार शिशु का आगमन हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे देखिए, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे ही नाजुक शरीर, जिस प्रकार से प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे ही क्या होता है कि मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। वैसे ही नाजुक शरीर के लिए डालियां, कलियां सुंदर रूप लिए रहती है, और चारों ओर प्रकृति में क्या क्या होता है? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोर। और वैसे ही जिस प्रकार प्रकृति के वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे ही नाजुक शरीर लिए हुए जो ये डालियां होती है पेड़ पौधों की, ये जो कलियां होती है, ये अपना सुंदर सुंदर रूप दिखाती है, और सुंदर रूप दिखाकर ये खिल जाती है। और चारों ओर प्रकृति में कोमलता, ये क्या करती हैं ये डालियां कलियां? ये प्रकृति में चारों ओर अपनी कोमलता, मृदुलता, सुंदरता को बिखेर देती है। और जैसे ये अपनी कोमलता को, मृदुलता को, सुंदरता को प्रकृति में चारों ओर बिखेर देती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा, कवि कवि कहना चाहते हैं, जिस तरह से प्रकृति में ये डालियां कलियां हैं, ये अपनी सुंदरता से चारों ओर खिल जाती है, और अपनी कोमलता से, अपनी मृदुलता से, अपनी सुंदरता से ये अपनी कोमलता को, मृदुलता को, सुंदरता को चारों ओर बिखेर देती है। वैसे ही कवि भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता है, और वह अपने सपन भरे कोमल हाथों को, अलसाई हुई कलियों को, जिन कलियों के अंदर आलस्य, जिन कलियों को आलस्य ने जकड़ लिया है, उन कलियों को पर कवि अपने कोमल हाथ फेर देना चाहता है। उन कलियों को अपने कोमल हाथों से स्पर्श करके उन्हें जगाने की कोशिश करता है कवि, और उन्हें क्या करना, उनके अंदर जोश या उमंग भरने गए काम करना चाहता है। अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं या प्रमोद को कवि ये कहना चाहता है, हमें लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपने जीवन के आलस्य को दूर भगा देना चाहिए, अपनी निराशा को दूर भगा देना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में बाधाएं आती है, जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें उन सभी को दूर कर देना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? नए नए कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए, नए नए कामों की ओर बढ़ना चाहिए। ये कवि इन पंक्तियों में संदेश देना चाहता है। जैसे नई नई कलियां होती है ना, वृक्ष होते हैं, अब जैसे पतझड़ ऋतु होती है, पतझड़ ऋतु के आते ही जो पेड़ पौधे हैं लगभग वो क्या हो जाते हैं? सूख जाती है, टहनियां सूख जाती है, पत्ते जड़कर नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, नए नए पत्ते आते हैं, नई नई टहनियां आनी शुरू हो जाती है, नए नए पुष्प आने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो नई नई जो कलियां, नई नई जो डालियां हैं, जो टहनियां हैं, वो क्या करती है? अपनी महक से, अपनी सुंदरता से प्रकृति को हरा भरा
कर देती है। चारों ओर उसकी जो कोमलता है, उसकी जो नाजुकता है, उसकी जो उन प्रकृति की जो सुंदरता है, वो चारों कोनों में बिखरी हुई नजर आती है। आती है कि नहीं आती है? और क्या होता है हमारे अंदर, जैसे हम प्रकृति को निहारते हैं, देखते हैं, कई बार तो हम जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी यात्रा के दरमियान गए हुए हैं, यात्रा हम घूमने के लिए गए हुए हैं, तो उस समय क्या करते हैं, कैमरे से या फिर क्या नाम है, मोबाइल फोन से फोटो खींच लेते हैं। मान लो जम्मू कश्मीर है या फिर हिमाचल प्रदेश है या फिर कोई अन्य देश है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो चारों ओर हरियाली हरियाली से हरा भरा दिखाई देता है, तो हमारा मन क्या होता है, खुश हो जाता है। और उस हरियाली को देखकर, उसमें भ्रमण कर कर, उसे निहार कर हमारा मन खुश होता है और हमारे अंदर जोश उमंग बढ़ने का काम करता है। वैसे ही कवि भी हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें नए नए कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें निरंतर प्रतिदिन नए नए कामों की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें अपने अंदर जोश भरकर रहना चाहिए। अगर हमारा जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, अगर हमारा जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, आलस्य से जकड़ा हुआ है, आलस्य से जकड़ा हुआ है, या हमारे जीवन में तरह तरह की बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं को दूर कर देना चाहिए और उन बाधाओं को हमें भगा देना चाहिए। और भगाकर हमें क्या करना चाहिए, नए नए कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब कई बार देखते हैं, आप भी हो, हम भी हैं, हम सभी है, उसमें क्या करते हैं, आलस्य आलस्य कुतो विद्या धनम, ये संस्कृत में आपने दोहा भी आप पढ़ चुके हो या पढ़ोगे। अब इसका अर्थ क्या है? अब जो विद्यार्थी आलस्य से बंधा हुआ होता है, उसके पास विद्या नहीं होती, क्योंकि विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आलस्य त्याग देना चाहिए। ठीक है, इस तरह की ये जो पंक्तियां हैं हम पढ़ते हैं, संस्कृत में भी विद्वान लोगों ने ये बातें कही है। इस तरह से सुबह देखते हैं, मान लो सुबह उठते हैं, स्कूल टाइम होता है 8 बजे का, 9 बजे का, और हम क्या करते हैं, हम लोग 7 बजे उठते हैं। 7 बजे उठकर कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, टेंशन में किसी नोटबुक का काम अधूरा, किसी का पूरा, फिर क्लास में डांट पड़ती है, पिटाई होती है। इस तरह से हम एक अपना जो निरंतर कार्य करते नहीं है, अच्छी तरह से नहीं करते, तो क्या होता है, तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और हमारा जो जीवन है वो निराशाओं से भर जाता है, कुंठाओं से भर जाता है, कुंठाओं से, निराशाओं से ग्रसित हो जाता है। तो इस तरह से कोई यही बातें हमें समझाना चाहता है, हम लोगों को, हम सभी को यही संदेश देना चाहता है कि ये इस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत न करें निराशाओं से। ठीक है, हमें आशावादी दृष्टिकोण अपने अंदर रखना चाहिए। लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? आशावादी भावना होनी चाहिए, लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले, कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? या इस काव्यांश के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? इस काव्यांश के माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि अभी उसे समाज में रहकर बहुत से साहित्यों की रचना करनी है और उसे बहुत कुछ लिखना है और उसे समाज को बहुत कुछ देना है, लोगों को जागरूक करना है। जो लोग निराशाओं से, बाधाओं से, आलस्य से जकड़े हुए हैं, उन लोगों के आलस्य को, उन लोगों की बाधाओं को, निराशाओं को दूर भगाना है अपनी साहित्य रचना के माध्यम से, और उनके अंदर उमंग जोश भरने का काम अभी मैंने करना है। ठीक है भाई। दूसरा देखिए, वन में मृदुल वसंत के माध्यम से, वन में मृदुल वसंत के माध्यम से क्या कहा गया है, क्या बताया गया है? कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से वन में मृदुल वसंत के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? वन में मृदुल वसंत के माध्यम से कवि ने बताया है कि उसके मन रूपी वन में अभी अभी नए नए विचार उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं और उसका उत्साह उसे बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
उसके पास कोमल विचार और कोमल भाव विद्यमान है। किसके पास है कोमल विचार और कोमल भाव? कवि के पास। ठीक है भाई, आगे चलिए। आगे है, कवि अभी अभी कहाँ आया है? कवि अभी अभी तो अपने साहित्य के क्षेत्र में अपने भाव को प्रकट करने के लिए आया है, अपनी फीलिंग को लोगों को दिखाना चाहता है और उसमें नए नए विचार उत्पन्न करना चाहता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं कि हरे हरे पात, डालियां, कलियां और कोमल गात, क्या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या प्रकट करना चाहता है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हरे हरे पात, डालियां, कलियां और कोमल गात, उसके कोमल भाव हैं। किसके कोमल भाव हैं ये सभी? कवि के। और उसके मन में नए 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 भाव जाकर दूसरों को सुख प्रदान करने की कवि अपने अंदर लोक कल्याण की भावना रखता है। ठीक है, वह वो जो कवि के अंदर कोमल भाव हैं, उन भाव के माध्यम से कवि लोगों को सुख देने की कोशिश करता है, लोगों को अंदर उत्साह बढ़ने का काम करता है। ये उत्साह के, ये उसके उत्साह और अक्षमता के प्रतीक है। ये सभी कौन कौन से प्रतीक है? ये जो आई है, हरे हरे पात, डालियां, कलियां और कोमल गात, ये क्या है? प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कवि किसे नवजीवन प्रदान करना चाहता है? कवि अपने भाव और विचारों को नया जीवन प्रदान करना चाहता है, जिससे वे दूसरों को सुख दे सके। ठीक है, अंतिम है इसमें से, छठा क्वेश्चन है इस काव्यांश में से, प्रत्यूष मनोहर से क्या अभिप्राय है? प्रत्यूष मनोहर से अभिप्राय है मन को जीत लेने वाली प्रभात, मन को जीत लेने वाला सवेरा। ठीक है, जैसे प्रातः सभी के मन को सुख और ताजगी मिलती है, और कवि भी अपनी कविता से सभी को सुख देना चाहता है, सभी के अंदर ताजगी भरने का काम करना चाहता है। वह उनके जीवन की थकान को, इनके जीवन की थकान को, लोगों के जीवन की थकान को कवि मिटाना चाहता है अपनी साहित्य रचना के द्वारा, अपने कोमल भाव के द्वारा, अपने कोमल विचारों के माध्यम से। ठीक है भाई, ये इस काव्यांश का सारांश था। ये इस काव्यांश का विशेष मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये काव्यांश आपका पूरा हो गया। अब दूसरा काव्यांश देख लीजिएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिएगा। पुष्प होता है फूल, तंद्रालस, तंद्रालस होता है तंद्रा या ऊंग के कारण होने वाला आलस्य। जैसे कई बार टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आपकी आंखें, आप झपकियां ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, नींद की अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसको तंद्रालस बोलते हैं। लालसा, लालसा होता है चाहत या इच्छा। अमृत, अमृत का मतलब है खुशियां। द्वार, द्वार का मतलब है दरवाजा। अंत, अंतिम समय। अनंत, जिसका कोई भी अंत ना हो, असीम। ठीक है, इसकी व्याख्या जानेंगे कल। ठीक है भाई, अभी समय आपका समाप्ति की ओर है। चलिए, आप में से किसी को कुछ भी पूछना है, किसी विद्यार्थी को इस कविता से संबंधित ये जो काव्यांश हम पढ़ चुके हैं, इस काव्यांश से संबंधित किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी सवाल जवाब अगर उजागर होता है तो वो पूछ सकता है। पूछना भाई। आदित्य, अक्षित गोयल, अनन्या, अरमान, पूछना।
मानसी, मन्नत, मेहिका, रुद्रा, राजन सर, हेलो, राजन सर। हाँ मन्नत, आपको पूछना, पूछिए बेटे। राजन सर, बच्चों को लॉक करना एक बार। राजन सर। हाँ सांची, बोलिए।